नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीफ जस्टिस एनवी रमना आज सेवानिवृत्त हो गए। उनके कार्यकाल में देश को कई अहम याचिकाओं पर निर्णय नहीं मिला, कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन खुद भी चीफ जस्टिस एनवी रमना न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका को लेकर कई गंभीर सवाल उठा गए। उन टिप्पणियों के जरिए सार्वजनिक बहस को मजबूती तो मिली, लेकिन उन्हीं प्रश्नों पर अदालत के फैसलों से जवाब नहीं मिले। चीफ जस्टिस के कोर्ट में आज उनका आखिरी दिन था, लेकिन उनकी कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण इतिहास बना गया। इसके बाद भी कई ऐसे मामले रहे जो इतिहास में दर्ज होने का इंतजार ही करते रहे। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि इस बात के लिए माफी चाहते हैं कि अपने कार्यकाल में इस बात पर ध्यान नहीं दे सके कि मुकदमों को जल्दी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। उन्होंने कहा कि 16 महीनों में केवल 50 दिन मिले जिसमें वे प्रभावी और पूर्णकालिक तरीके से सुनवाई कर सके। कोविड के कारण कोर्ट पूरी तरह काम नहीं कर पाया। यह तस्वीर आज की है। आखिरी दिन सभी जस्टिस के साथ एक फ्रेम में कैद हो जाने का यह लम्हा निजी स्मृतियों के लिए शानदार है, न्यायपालिका के हिसाब से भी कम महत्वपूर्ण नहीं। हमारी न्यायपालिका की जवाबदेही इसलिए भी गंभीर होती है क्योंकि नागरिक आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। न्यायाधीश भी इस बात को लेकर संवेदनशील रहते हैं कि जनता उन्हें किस नजर से देख रही है। इंसाफ का होते हुए दिखना भी इंसाफ का अभिन्न अंग माना जाता है। आखिरी दिन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कई अहम मुकदमों की सुनवाई की तारीख न पड़ने पर माफी क्यों मांगी? क्या इसलिए कि उनके कार्यकाल तक आते आते उन याचिकाओं के नहीं सुने जाने को लेकर सब्र का बांध टूटने लगा? यह सवाल उनके तमाम अच्छे कार्यों के ऊपर भारी पड़ने लगा था। आर्टिकल 14 एक न्यूज वेबसाइट है। उस पर सौरभ दास ने चीफ जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल का विश्लेषण किया है। सौरभ दास ने इस विश्लेषण की शुरुआत चीफ जस्टिस एनवी रमना की ही बात से की है। इसी 23 जुलाई को उन्होंने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कदमों की समीक्षा संवैधानिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इसका सहारा लेते हुए सौरभ उनके कार्यकाल की समीक्षा करते हैं और बताते हैं कि चीफ जस्टिस रमना ने अपने कार्यकाल में 29 पब्लिक लेक्चर दिए हैं। सौरभ ने उनके ही लेक्चर का हिस्सा लेकर कथनों को लेकर उनके सामने उन याचिकाओं को रखा है जो सुनवाई का इंतजार करती रह गईं। इससे जो अंतर्विरोध सामने आता है वह एक चीफ जस्टिस के कार्यकाल को समझने में काफी मदद करता है। सौरभ अपने विश्लेषण में दिखाते हैं कि 53 ऐसे मामले थे जो चीफ जस्टिस रमना के कार्यकाल में संवैधानिक पीठ के गठन का इंतजार करते रह गए। कई ऐसे भी मामले थे जिनके लिए संवैधानिक पीठ की जरूरत नहीं थी, मगर वे भी कुछ कम राष्ट्रीय महत्व के नहीं थे। सौरभ दास ने लिखा है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई का रोस्टर बनाने का अधिकार और जवाबदेही चीफ जस्टिस की ही होती है। इसके बाद सौरभ ने इसकी गिनती की है कि कितने दिनों से किन मामलों में सुनवाई नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि कई सारे मामले केवल चीफ जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल में ही नहीं सुने गए, बल्कि उनके पहले के चीफ जस्टिस के कार्यकाल में भी सुनवाई का इंतजार करते रह गए। जैसे धारा 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका 1115 दिनों से लंबित है। इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका 1816 दिनों से लंबित है। आर्थिक आधार पर आरक्षण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका 1323 दिनों से लंबित है। यूएपीए को चुनौती देने वाली याचिका 1105 दिनों से लंबित है। नागरिकता कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका 987 दिनों से सुनवाई का इंतजार कर रही है। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। 159 दिनों से याचिका लंबित है। We have to admit the fact that the pendency is a huge challenge before us. I must admit that issues of listing and posting of matters is one of the areas on which I could not pay requisite attention. I am sorry for that. We are busy in firefighting on all the days. On day-to-day basis, we work. All sides are equally contributors for this problem.
चीफ जस्टिस रमन्ना ने कोर्ट के भीतर भी खुलकर बोला और बाहर भी। नेताओं और पुलिस के अफसरों की साठगांठ पर भी सख्त टिप्पणी की। लेकिन समीक्षकों की नजर इस बात पर रही कि संवैधानिक पीठ के गठन और जटिल मामलों की सुनवाई में उनके कार्यकाल में क्या प्रगति हुई है। धारा 370 से लेकर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका उनके कार्यकाल में भी नहीं सुनी गई। संवैधानिक पीठ का गठन ही नहीं हुआ। धारा 370 खत्म करने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में मनोहर लाल शर्मा ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति के बिना यह धारा समाप्त नहीं हो सकती थी। यही नहीं, एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। केंद्र की तरफ से राज्यपाल की नियुक्ति कर उनके जरिए इस कानून को मंजूरी दी गई। इस केस की पहली सुनवाई 16 अगस्त 2019 को हुई। आखिरी सुनवाई 2 मार्च 2020 को। 30 महीने से इस मामले में सुनवाई नहीं हुई। 25 अप्रैल 2022 को गुजारिश की गई कि सुनवाई शुरू हो। तब चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि वे इसे देखेंगे, मगर सुनवाई शुरू नहीं हुई। इसी तरह 1816 दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड की याचिका सुनवाई का इंतजार कर रही है। इस याचिका में कहा गया है कि यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं है, क्योंकि कौन चंदा दे रहा है उसका नाम सार्वजनिक नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने भी ये कहा कि यह कानून अवैध है, क्योंकि राज्यसभा में इस पर बहस नहीं हुई। इसे मनी बिल के जरिए पास किया गया। जनवरी 2018 में यह कानून पास हुआ। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की कोर्ट में आखिरी बार सुनवाई हुई थी। 30 महीने से इस केस में भी सुनवाई नहीं हुई है। इसी प्रसंग में आर्टिकल 14 के रिपोर्टर सौरव दास ने जस्टिस रमन्ना के एक लेक्चर का हिस्सा कोट किया है। वो कहते हैं कि नागरिकों को जब पता होगा तभी वह कानून के राज को और मजबूत करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे और जरूरत पड़ने पर न्याय की मांग करेंगे। इस कानून के संदर्भ में खोजी पत्रकारों ने बताया था कि चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय ने इस कानून का विरोध किया था। कहा था कि इससे गलत परंपरा बनेगी, इसका दुरुपयोग होगा और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। यह केस पहली बार चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अदालत में लिस्ट हुआ। दूसरी बार चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अदालत में सुना गया। उसके बाद से सुनवाई ही नहीं हुई। इस मामले में भी 25 अप्रैल को प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस रमन्ना से आग्रह किया कि इस पर सुनवाई हो, तो वही जवाब मिला, हम इसकी सुनवाई करेंगे, मगर सुनवाई नहीं हुई। 4 महीने से सुनवाई नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासनिक मामलों पर किसका नियंत्रण है, दिल्ली सरकार का या केंद्र सरकार का? इस याचिका पर संवैधानिक पीठ का गठन होना था। 22 अगस्त को जस्टिस रमन्ना ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन तो कर दिया, लेकिन सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। 14 मई 2022 को चीफ जस्टिस ने श्रीनगर में कहा था कि कानून के राज और मानवाधिकार को सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तेज रफ्तार से न्याय नहीं मिलती है और कम खर्चे में नहीं मिलती है। 23 याचिकाएं फाइल की गई हैं इस संदर्भ में। आज उनकी विदाई के समय कई वकीलों ने उनकी भूमिका की तारीफ की। दुष्यंत दवे तो भावुक हो गए और कपिल सिब्बल ने कहा कि आपने हमेशा जनता की आवाज सुनी है। दुष्यंत दवे ने कहा कि आपने अद्भुत संवैधानिक नैतिकता और संवैधानिक लोकाचार बनाए रखा। Your lordships have been a citizen's judge. Lord, I speak on behalf of vast multitude of citizens of this country. You stood up for them. You upheld their rights. You upheld the constitution. When you took over, I wrote that day an article. I was skeptical. I was skeptical after what the court had gone through. I must say, your lordships excelled our expectations. You lived beyond anybody's expectations. You did what is really expected to be done by this court. It was amazing to see. The checks and balance which is required to be kept between judiciary, executive and the parliament, you did it.
a judge delivers judgments throughout his judicial career, and the bar delivers the judgment the day on which the judge retires. And this is our verdict. How popular you are and how lovingly your Lordship would be remembered. The second contribution which we can never forget is my Lord Justice Ramanna's zeal for infrastructural development of various courts throughout the country. Not just the judicial or judicious approach, but a diplomatic approach by an administrator, because the Chief Justice of India, apart from being a judge of the Supreme Court, is also interacting with several stakeholders, and he requires to be not only learned, but he requires to be a good and efficient administrator, a very humble and polite human being. I have never seen him being brash, negligent, rash or arrogant with anyone. कई न्यूज वेबसाइट पर चीफ जस्टिस के कार्यकाल की समीक्षा हो रही है। उसमें लिखा जा रहा है कि किन मुद्दों पर फैसले आए और किन मुद्दों को फैसले का इंतजार करना पड़ा और उनका कार्यकाल खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में खाली पदों को भरा गया बड़े पैमाने पर। बताया जाता है कि ऐतिहासिक स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुई हैं। उन्होंने कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाली सुनवाई में हिस्सेदार भी बनाया। बड़ी बात थी। पेगासस मामले में जस्टिस रमन्ना ने याचिका स्वीकार कर ली, यह भी बड़ी बात थी, और जांच समिति भी बना दी। लेकिन इस रिपोर्ट पर भी उनके कार्यकाल में सुनवाई अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मूल सवाल यही है कि बहुत सारे बड़े महत्व के संवैधानिक मसलों को सुने बिना उनका कार्यकाल खत्म हो गया। जस्टिस रमन्ना ने कोर्ट के बाहर जो बातें कही हैं, निश्चित रूप से न्यायपालिका को लेकर उठते सवालों पर उससे बहस आगे बढ़ती है और न्यायपालिका पर भी सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सम्मेलन में जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि न्यायपालिका पर बढ़ रहे बोझ के लिए कार्यपालिका के विभिन्न अंग जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या इस याचिका के बोझ में बदलते जाने के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं है? Indian judiciary has grown with time and waves of democracy. It cannot be defined or judged by one single order or judgment. At all times, the majesty of this great institution shall be protected and defended by both the bench and the bar. Unless the credibility of this institution is protected, being the officers of this court, you cannot command respect from the people in the society. The elect and participatory bar can alone strengthen the judiciary. Because of your efforts and cooperation, the country's progressive jurisprudence evolved. जस्टिस यूयू ललित 27 अगस्त को नए चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल बेशक छोटा होगा, मगर कोर्ट प्रशासन की तरफ से नोटिस आ गया है कि 25 संवैधानिक पीठ का गठन किया जा रहा है। यह एक बड़ा बदलाव है। आने वाले दिनों में अहम फैसलों पर सुनवाई होगी, शायद फैसले भी आ जाएं। One area which is listing, and I must assure you that we will strive hard to make listing as simple, as clear and as transparent as possible. A clear-cut regime where any urgent matters can freely be mentioned before the respective courts. We will strive hard to say that yes, we will always have at least one constitution bench functioning all throughout the year. किसी भी चीफ जस्टिस का कार्यकाल महीनों से बड़ा नहीं आंका जाता है, फैसलों से बड़ा होता है। नए होने वाले चीफ जस्टिस यूयू ललित आम लोगों की सुनवाई में देरी के मसले को लेकर चैंपियन रहे हैं। लीगल एड और लोक अदालतों में जल्दी फैसलों की पहल करते रहे हैं। जनता सुप्रीम कोर्ट को देख रही है। विभाजनकारी राजनीति का असर सुप्रीम कोर्ट को देखने के चश्मे पर भी पड़ा है। हाल ही में नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कई पूर्व जजों और नौकरशाहों ने पत्र लिख दिया, तो समय समय पर फैसले में देरी या फैसले से असहमति को लेकर राजनीति के दूसरे पक्ष के लोग भी पत्र लिखते रहे हैं।
कई जस्टिस के कार्यकाल की इसी तरह की समीक्षा मीडिया में आई है, आप उन्हें पढ़ें। उन सभी को पढ़ा जाना चाहिए और इसकी बहस में गंभीरता लाने का प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही अधिकार देता है कि उसके फैसले की समीक्षा हो, लेकिन आप जजों की मंशा पर सवाल नहीं कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला दे दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिनसे पूछताछ होनी है उन्हें वारंट या एफआईआर, जिसे ईडी की जुबान में ECIR कहते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है। इसे चुनौती दी गई, तब उस याचिका को चीफ जस्टिस NV रमना ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि 2 मुद्दों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। पहला यह कि आरोपी को ECIR की कॉपी ना देना, दूसरा निर्दोष होने के अनुमान को उल्टा करना। केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने दलील दी कि सीमित नोटिस ही जारी किए जाएं, 4 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। जांच एजेंसियों को लेकर राजनीति आक्रामक होती जा रही है। जिस तरह से इनका इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही हो रहा है, विपक्ष भी अब उतना ही आक्रामक होता जा रहा है। जब ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही थी, तब कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। बिहार विधानसभा के भीतर और बाहर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आक्रामक हो गए हैं। उनके कुछ शब्दों को कार्यवाही से निकालना भी पड़ा। आज दिल्ली विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की जांच को लेकर आक्रामक हो गए। एकदम मैंने इसीलिए कहा धूल में लठ मार रहे हैं, सारी झूठी एफआईआर कर रखी है। इन्होंने जब सीबीआई की रेड की तो उसके बाद चारों तरफ माहौल ये बनाया बस सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की और होने वाली है। मैंने कहा सीबीआई कुछ पकड़ नहीं पाई तो भाई जिस घर में से सीबीआई कुछ नहीं ढूंढ पाई, ईडी क्या ढूंढ लेगी? हो सकता है ईडी के पास कोई और एक्सपर्टीज हो। भाई मेरे गद्दे खंगाल लिए, मेरे बेड का वो ढक्कन खोल खोल के खंगाल लिए, मेरे कपड़े पैक करके सर्दियों के रखे हुए थे वो खोल खोल के देख के जैकेट वापस से पैक कर दी। अब सीबीआई उसमें से कुछ नहीं ढूंढ पाई। जैकेट वाले उसी बैग में से स्वेटर वाले, लाल स्वेटर वाला बैग है वो मेरा, लाल स्वेटर वाले बैग में से जिसमें से सीबीआई खोल खोल के कुछ नहीं ढूंढ पाई। ईडी क्या ढूंढ लेगी मुझे समझ नहीं आया, पर बोले जी ईडी की भी रेड होगी। मैंने वो भी करवा लो भाई, ईडी की भी रेड देख लेंगे। अब ये सीबीआई की रेड और ईडी की रेड का इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया, इतना चारों तरफ से कि बस सीबीआई तो हो गई, अभी ईडी होगी। फिर एक आदमी मेरे पास मैसेज लेके आया, बोला देखो ये सीबीआई रेड और ईडी की रेड में ना अब तुम्हें फंसाने वाले हैं। मैंने कहा फंसा तो दिया ही, फर्जी फंसा रहे हैं मुझे पता है, पर शुरू तो करी दी। बोले नहीं नहीं पूरे जिंदगी सड़ाएंगे। मैंने कहा सड़ा दें, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं तो 9 साल पहले एक मुकदमे से निकला हूं, फिर 9 साल झेल लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है जब फर्जी है तो। बोले नहीं नहीं जानते नहीं हो तुम इनको, बहुत खतरनाक लोग हैं। बोले इसको इस तरह से मत लड़ो, ये केजरीवाल जी का साथ छोड़ के इधर बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे सीबीआई और ईडी तुरंत बंद हो जाएंगे, सारे केस खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था केस फर्जी है। भ्रष्टाचार के केस ऐसे थोड़ी बंद होते हैं, ये तो फर्जी केस ऐसे बंद होते हैं। मैंने कहा मैं क्यों चला जाऊं भाई, जब मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं। आज नहीं तो कल अदालत में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे इस देश की अदालतों पे भरोसा है, न्याय करेंगी। तुम लोग जितना भी सीबीआई का दुरुपयोग कर लो, ईडी का दुरुपयोग कर लो, फिर पहले भी करते थे फिर कर लो, पर मैं तो कोर्ट से छूट जाऊंगा। इसके लिए मुझे केजरीवाल जी का साथ छोड़ने की क्या जरूरत है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान तेज हो गया है। बीजेपी कहती है अगर आप निर्दोष हैं तो जांच एजेंसी का सामना करने से क्यों घबराते हैं, लेकिन बीजेपी इस बात का जवाब नहीं देती कि केंद्र सरकार ने पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से सहयोग क्यों नहीं किया। क्या बीजेपी के नेता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और केंद्र सरकार से जवाब मांगेंगे। एक दिलचस्प मामला बंगाल बीजेपी से है। यहां दिलीप घोष ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सीबीआई और ईडी दोनों पर सवाल उठते हैं। मीडिया में बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष का एक बयान चर्चित है, जिसमें वे कहते हुए पाए जा रहे हैं कि लगता है कि सीबीआई के कुछ अफसरों और आरोपियों के बीच साठगांठ हो गई है। सभी की अपनी जरूरतें हैं, कुछ चंद हजार रुपए में बिक जाते हैं तो कुछ करोड़ में। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब केंद्र ने ईडी को लगा दिया।
दिलीप घोष ने यह बात एक कार्यक्रम में कह दी। इसके बाद इनका ही बयान है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बात की है और चुप रहने के लिए कहा है। बीजेपी के नेता भी वही बात कह रहे हैं जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं। दिलीप घोष ने तो सीबीआई पर विपक्ष से भी ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिया कि कुछ चंद हजार में बिक जाते हैं, कुछ करोड़ में। उनका यह बयान कई जगहों पर छपा भी है। हाल ही में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृहमंत्री अमित शाह को एक सूची सौंपी है, ऐसा छपा है। इस सूची में तृणमूल के कथित रूप से भ्रष्ट नेताओं के नाम हैं, कई नेताओं के नाम। क्या जांच एजेंसियों पर इतना भरोसा हो गया है कि अब बीजेपी के नेता सूची बनाकर गृहमंत्री को देने लगे हैं, जांच एजेंसी का काम करने लगे हैं? अगर ऐसी ही सूची तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं और समर्थकों की सौंप दें तो क्या ईडी या सीबीआई कार्रवाई करेगी? क्या गृहमंत्री अमित शाह उनसे मिलने का समय देंगे? जितने लोग भी जांच एजेंसी में हैं, आज मजबूरन उनसे ऐसा काम कराया जा रहा है क्योंकि दबाव इन अधिकारियों पे इतना ज्यादा है कि न्यायपूर्वक जांच नहीं हो पाती है। जांच केवल विपक्ष की होती है। हमको जांच से कोई डर नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है हम याद दिलाना चाहेंगे उन जांच एजेंसियों को कि विजय माल्या कहाँ है भैया, कहाँ है नीरव मोदी, कहाँ है मेहुल चौकसी? आज उसको कोई नहीं ढूंढ रहा। ढूंढा किसको जाता है? तो कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, टीएमसी के लोगों को, चाहे ठाकरे जी के लोग हों, चाहे जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हों। इन लोगों का देखो भैया दो तरीका है। जो भाजपा की जो सोच है, जो भाजपा की यही सोच है, इस रूप में काम करती है। जो बिकेगा उसको खरीदो, ये पहली सोच। दूसरा सोच कि जो डरेगा उसको डराओ। यह मामला केवल भ्रष्टाचार को दूर करने का नहीं है। दरअसल भ्रष्टाचार को नैतिक ढाल बनाकर विपक्ष को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो खुद सरकार ऐसा कानून लाती ही नहीं जिससे नागरिकों को पता ही न चले कि हजारों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला कौन है। इसी 1 अगस्त की रिपोर्ट है कि अभी तक करीब 10,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा चुके हैं। 10,000 करोड़ रुपए के। आरटीआई से इसकी जानकारी बाहर क्यों आती है? वह भी केवल राशि की आती है, करोड़ों का बॉन्ड खरीदने वाले का नाम कभी सामने नहीं आता। क्या आप जानना ही नहीं चाहते कि कौन है जो छिपकर हजारों करोड़ रुपए का चंदा किसी एक राजनीतिक पार्टी को दे रहा है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? पिछले दिनों निकाय चुनावों के समय मध्य प्रदेश भाजपा के एक विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी कह दिया कि यह चुनाव नहीं हो रहा है, अधिकारी करा रहे हैं। अगर ऐसा है तब तो चुनाव ही बंद करा देना चाहिए। मैं तो कई बार बोल भी चुका कि अब चुनाव नहीं कराना चाहिए। जिस तरह सदन में हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम लागू कर देना चाहिए कि प्रक्रिया कर दें, औपचारिकताएं पूरी कर दें और सर्टिफिकेट एक दल विशेष को दे दिया जाए। यहाँ जब पूरी पोलिंग में घूम रहा हूँ, जिस तरह निर्वाचन आयोग, मुझे लगता है कोई निर्वाचन की प्रक्रिया वाला कोई है ही नहीं है। जो भी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पटवारी से लेके उच्च स्तर तक सिर्फ एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते देखे गए हैं। यहाँ अधिकारी खुलेआम जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। मैं भाजपा का विरोध नहीं, मैं भाजपा का एमएलए हूँ, पर यदि इस तरह घटना होती तो मुझे तकलीफ होती है। अब इन बातों को आप सिर्फ इस बात से खारिज नहीं कर सकते कि नारायण त्रिपाठी नाराज हैं या वे अतीत में कई दलों में रह चुके हैं। बीजेपी में रहते हुए उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी कह दिया ईडी को क्यों लगाना पड़ा। अब अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है। अनुराग द्वारी बताते हैं कि हमारे आपके लिए बजट का रोना रोने वाली सरकार अफसरों के ऐशो आराम पर करोड़ों रुपए कैसे खर्च करती है। एक एक अफसर के घर पर 10 से 12 सिपाही तैनात हैं, 3-3 शिफ्ट में काम करने वाले हैं।
बंगले पे जा रहे हैं, सामने जो कह दिया वो कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, सब ये काम चलता है। बहुत बुरा लगता है, बुरा ही लगता है। अगर अच्छा लगता हो तो हम कभी नहीं करते। हमारे साथ का जो भर्ती हुआ है वो भी हमसे दुर्व्यवहार करता है। चाहे 10 साल हो जाए या 15 साल हो जाए या 20 साल हो जाए, उसी में रहेंगे। चाहे स्टार लग जाए, जो काम कर रहे हैं, जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, तो उसी में रहेंगे। ये मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं। कहते हैं अफसरों की फौज इनके हक पर डाका डाले बैठी है। सरकारी परिभाषा में ये ट्रेड आरक्षक हैं, जो मैदानी ड्यूटी नहीं बल्कि साहब के बंगले पर झाड़ू पोछा, सब्जी भाजी लाने जैसे काम कर रहे हैं। इनकी तादाद 1-2 नहीं बल्कि हजारों में है। 17 में भर्ती हुआ, आज इतना परेशान हूँ, मैं ही समझ सकता हूँ। हमारे साथ का जो भर्ती हुआ है वो भी हमसे दुर्व्यवहार करता है। अभी क्या है सर, बंगले पे जा रहे हैं, सामने जो कह दिया वो कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है। चपरासी भी अगर कहीं भर्ती होता है उसका क्या प्रमोशन होके बाबू का काम दिया है, लेकिन इधर पुलिस विभाग में बस आप जिस पद पे भर्ती हुए हैं वही काम, चाहे स्टार लग जाएं चाहे बिना स्टार के रहें। ये ट्रेड जैसे धोबी, मोची, कुक, बाटा कैरियर, इनका अलग अलग अपना काम रहता है, तो ये इसमें भर्ती होते हैं। 5 बरस बाद जीडी में निकल जाती थी। अगर एक स्टार लगा लेंगे तो भी हम खाना बनाएंगे। तो इससे अगर जीओपी चेंज हो जाएगी सर, तो फिर हम लोग जीडी में आ जाएंगे और फील्ड की नौकरी करने लगेंगे। उस जगह पे हम लोगों की जगह पे दूसरा आदमी भर्ती हो जाता है। 5 साल का प्रावधान था कि इसमें 5 साल बिताने के बाद उसको जीडी में कन्वर्ट किया जाता, पर 2013 में वो जीओपी बंद कर दी गई। अब हम बार बार मतलब ये प्रक्रिया चालू करवाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ मतलब निवेदन कर रहे हैं। खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, तो वही समस्या 10-10 साल, 15-15 साल की नौकरी हो जाती है, पर हमारा कोई परिवर्तन नहीं। एक नगर निगम से चपरासी भी उसके 5 साल 10 साल बाद उसको चेंज कर दिया, पर पुलिस विभाग में ये प्रावधान बंद कर दिया जाए। हम लोग जैसा काम कर रहे हैं 17 साल से वही काम कर रहे हैं ना, मोहल्ले में गली में सब हीन भावना वही लगी है, कोई चेंजेस नहीं है। जो काम पहले कर रहे थे 2006 में वही आज हम 2022 में भी कर रहे हैं। 4000 से ज्यादा ये ट्रेड आरक्षक प्रदेश के गृह मंत्री, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी, सीएसपी से लेकर आरआई तक के बंगलों पर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, माली जैसे दूसरे काम कर रहे हैं। पहले 5 साल की नौकरी के बाद इन्हें जनरल ड्यूटी में भेजा जाता था, लेकिन 2013 में इसे बंद कर दिया गया। ट्रेड आरक्षक प्रमोशन से सब इंस्पेक्टर तक बन गए, लेकिन 70,000 रुपए की तनख्वाह लेकर झाड़ू पोछा ही करते रह गए। अब समझिए अफसरों का आराम सरकारी तिजोरी पर कैसे भारी है। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन मिलता है। अब अगर इन 4076 कर्मचारियों का औसत वेतन 45,000 रुपए मान लें तो 1 महीने का खर्च बैठता है 18 करोड़ 34 लाख 20 हजार, यानी 13 महीने का 238 करोड़ 44 लाख 60 हजार रुपए। अब जरा सोचिए, ये काम कलेक्टर रेट पर 9 से 10 हजार रुपए प्रति महीने का है, यानी बगैर वर्दी महीने का खर्च 3 करोड़ 60 लाख रुपए और साल भर का लगभग 43 करोड़, यानी 200 करोड़ रुपए का अंतर। वैसे हर मामले में जवाब देने वाले गृह मंत्री इस सवाल का जवाब देने से बचते दिखे, तो वहीं विपक्ष की मांग है कि सरकार इनका शोषण बंद करे। कई ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट जिनको 10-10 वर्ष हो चुके, लेकिन आज भी 5-5, 7-7 पुलिस के अधिकारी सुरक्षा में लगे हैं, सिपाही, और इसके साथ ही साथ अर्धली भी लगे हुए हैं। हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मांग है कि इस बात की समीक्षा करें और इस प्रकार के अनैतिक जो कार्रवाई गरीब और शोषित कर्मचारियों के साथ हो रही है उनका शोषण बंद कराएं। मध्य प्रदेश में 1 लाख की आबादी पर लगभग 700 पुलिस वाले हैं। 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की कमी है। गृह मंत्री ने मार्च में ही पुलिस महकमे को इस बारे में खत लिखा था, लेकिन अब तक जवाब नहीं आया है। साहब सुविधा छोड़ना नहीं चाहते, अब चाहे इसके लिए जनता के पैसों की बर्बादी हो या फिर कर्मचारियों का शोषण। मुझे कई सूत्रों ने ऐसे रजिस्टर भेजे जिससे देखकर पता लगता है कि 3-3 पालियों में एक अफसरों के यहाँ 30 से 40 कर्मचारियों तक की तैनाती हुई है। जिस शहर में लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले न मिले, वहां पर अफसर के घर तरकारी लाने के लिए अगर वर्दीधारी तैनात हों तो इसे और कुछ भी कह लीजिए, लोकतंत्र नहीं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया में जारी उनके 5 पन्ने के इस्तीफे में राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो अभियान से पहले कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार किया है कि जब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है उस वक्त गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। 5 एवेन्यू रोड के घर पर मौजूद रहने के बावजूद गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उनकी 5 पन्नों की इस चिट्ठी ने कांग्रेस में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। पत्र में अपने राजनीतिक सफर से लेकर कांग्रेस छोड़ने तक की बातें सिलसिलेवार तरीके से लिखी गई हैं। मसलन जम्मू कश्मीर में वो उस वक्त कांग्रेस में शामिल हुए जब पार्टी में खासी उथल पुथल थी। फिर यूथ कांग्रेस में संजय गांधी के साथ जेल जाने का जिक्र किया। पत्र में यह भी लिखा कि 3 दशक तक उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ काम किया। लेकिन 2013 में राहुल गांधी के महासचिव बनाए जाने के बाद आपसी सलाह मशवरा का दौर खत्म हो गया। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर नए लोगों की एक कोटरी तैयार की गई। इसी वजह से राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े गए 49 में से 39 विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। पत्र में लिखा गया कि 23 वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन सुझावों पर अमल न करके इन नेताओं को ही नीचा दिखाया गया। अंत में वो लिखते हैं कि कांग्रेस को भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद से मिलकर निकलने वाले कश्मीर के नेताओं ने भी कुछ यही बातें की। आजाद साहब मालिक हैं पूरे हिंदुस्तान के, इतना बड़ा स्टार हुआ लीडर जिन्होंने बहुत कुछ दिया है इस कांग्रेस को और बहुत कहीं कहाँ आसमान तक पहुंचा है, तो उनको मालूम है आपको कि उनने उस पेज पे 5 पेजों पे पूरी अपनी हिस्ट्री का इजहार किया है। पहले आप उसको पढ़िए और फिर देखिए क्या क्या होता है। जब उनकी किसी बात पे अमल न किया जाए, ह्यूमिलेशन की जाए, तो उसकी वजह यही है कि फिर इंसान मजबूर होता है नया कदम उठाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए, जो उसकी मर्जी है, मगर अभी तो उसके पास वो बात नहीं हुई किसके साथ जाएगी। हम इस गुलाम नबी आजाद के साथ। लेकिन गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी मीडिया में आने के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पहले अजय माकन और जयराम रमेश ने गुलाम नबी को आड़े हाथों लेते कहा कि आज जब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ रही है, तब गुलाम नबी का साथ छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। गुलाम नबी आजाद के साथ G23 में रहे नेताओं ने भी उनकी आलोचना की। संदीप दीक्षित ने पत्र लिखकर कहा कि हमने रिफॉर्म की बात कही थी, रिवोल्ट की नहीं। यही नहीं, गुलाम नबी आजाद पर बीजेपी से निकटता बढ़ाने के आरोप भी लगे। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा, जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, उसी व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण करके अपने असली चरित्र को दर्शाया है। पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। यह संयोग नहीं, सहयोग है। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। तो आज ये प्रश्न हमें भी चिंता कर रहा है कि क्या हुक्मरान, जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, क्या वो भी इन दरबारियों की शिकार है? क्या ऐसी मजबूरी है कि एक मंडली के लिए आज एक 100 साल से पुरानी, 125 साल से पुरानी पार्टी का भविष्य, वर्तमान सब कुछ दांव पे लगा दिया? वो क्या मजबूरी है, ये नहीं समझ आ रही। इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो
एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। फिलहाल ये इत्तेफाक है या सोची समझी रणनीति कि गुलाम नबी आजाद ने उस वक्त इस्तीफा दिया जब कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों देश से बाहर हैं। गुलाम नबी आजाद की नाराजगी कांग्रेस में किसी से छिपी नहीं है, लेकिन 5 पन्ने की अपनी इस चिट्ठी में जिस तरह गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के लिए अपने त्याग और राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है, वो बड़े नेताओं के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। अब ईडी की जांच और बीजेपी के आरोप झेल रही कांग्रेस आलाकमान के लिए ये वक्त बड़ा चुनौतीपूर्ण है। दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।